गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जो डिस्कस करूंगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो रिसेंटली फेसलेस अपील स्कीम 2021 नोटिफाई की है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनका एक बहुत ही नेक इंटेंशन ये है कि एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि जो एक सिस्टम के अंदर एक करप्शन का एलिमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके। मेन जो है इंटेंशन गवर्नमेंट की इस सारी स्कीम को देखने से, चाहे वो असेसमेंट स्कीम्स हैं और चाहे वो अपील स्कीम्स हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए फेसलेस असेसमेंट या अपील्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। लेकिन जो स्कीम्स लाई जाती हैं, वो स्कीम्स जिस तरीके से बनाई जाती हैं, ड्राफ्ट की जाती हैं, ऐसा महसूस होता है कि उसमें बुद्धिजीवियों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता और वो एक बंद कमरे में बैठ कर के हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको बनाते हैं। जब कभी भी किसी मैटर की सुनवाई होती है, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हों, चाहे वो सिविल लॉज हों, चाहे वो फिजिकल लॉज हों, उसके अंदर जब तक एसएससी अपनी बात जाकर के ऑफिसर को नहीं समझाएगा, जब तक एसएससी अपनी बात जाकर के जज को नहीं समझाएगा, कितने भी डॉक्यूमेंट्स यदि हम प्रोड्यूस कर लें, कितने भी हम अच्छे एक्सप्लेनेशन को लिख लें, एसएससी अपनी बात को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको समझाने में सफल नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको गवर्नमेंट शायद नहीं समझ पा रही है और जिसकी वजह से जितनी लिटिगेशन पहले थी उससे ज़्यादा मल्टीपल लिटिगेशन बढ़ रही है। पहले की जो पोजीशन थी उसमें कम से कम ये तो था कि एसएससी की सुनवाई हो जाती थी, एसएससी को तसल्ली रहती थी कि मैं अपनी बात जाके असेसिंग ऑफिसर साहब को मैंने कह दी, सीआईटी अपील साहब को कह दी, लेकिन किसी भी कारणोंवश वो मुझे रिलीफ नहीं दे पाई। लेकिन अब तो परिस्थिति ये हो गई है कि एसएससी अपनी बात कहने लायक भी नहीं रहा। ऐसा ही कुछ जो पुरानी स्कीम थी जो 25 सितंबर 2020 को लाए थे, उस स्कीम के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड वो स्कीम थी जिसको समझना एक एसएससी के लिए बहुत ही मुश्किल है। मोटे तौर के अंदर जो दोनों स्कीम के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पहले वाली स्कीम थी वो स्कीम के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ था कि जब भी अपील ऑर्डर बनाया जाएगा तो वो अपील ऑर्डर पहले रिव्यू यूनिट को भेजा जाएगा, फिर जो रिव्यू यूनिट है वो उस अपील ऑर्डर के अंदर जो भी अपने सुझाव होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर वो तीसरी अपील यूनिट को भेजा जाएगा और तीसरी अपील यूनिट जो है उसका ऑर्डर जो है वो बनाएगी। पहली बात, एक ही आदमी को अपनी बात समझाने में इतनी परेशानी होती है। एक आदमी उसकी सुनवाई करेगा, वो अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, फिर दूसरे को भेजेगा रिव्यू के लिए, फिर जो दूसरी रिव्यू यूनिट थी वो उसके अंदर अपनी रिकमेंडेशन देगी और फिर तीसरा सीआईटी अपील उस पर डिसाइड करेगा। ये मोटे तौर पे जो पुराने वाली स्कीम थी। और इस स्कीम के अंदर यदि जो एसएससी था उसको अपने कोई एडिशनल ग्राउंड्स लेने हैं, यदि कोई अपना एडिशनल एविडेंस उसको सबमिट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो सीआईटी अपील है उसके पास अधिकार नहीं था। वो पहले जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर था, फिर वो अलग अलग यूनिट्स को देगा, वो यूनिट्स डिसाइड करेंगी। जो हमारी सीआईटी अपील उसको हियर कर रहा है उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो उसको कंडोन कर पाए, वो उसको एडिशनल एविडेंस जो है उसके ले पाए या वो एडिशनल ग्राउंड्स जो है वो उसके एक्सेप्ट कर पाए। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर और जो पुरानी स्कीम के अंदर है वो पहले यूनिट बेस्ड थी और अब ये सीआईटी अपील बेस्ड है। जो नई स्कीम के अंदर है और पुरानी स्कीम में जो मेन फर्क है वो ये है कि अब जो आपका सीआईटी अपील होगा वही आपके पर्सनल हियरिंग की बात के ऊपर सुनवाई करेगा। पहले वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये अधिकार था कि वो आपकी पर्सनल हियरिंग को एक्सेप्ट करे या ना करे। अब सीआईटी अपील के पास ही आपका अधिकार होगा कि वो आपको पर्सनल हियरिंग का मौका दे। उसके पास
डिस्क्रिशन नहीं है उसके पास। यदि आपने पर्सनल हियरिंग मांगी है तो सीआईटी अपील को आपको पर्सनल हियरिंग देनी होगी नई स्कीम के तहत। यदि आपने कोई एडिशनल ग्राउंड्स सबमिट किए हैं, यदि आपने कोई एडिशनल एविडेंस सबमिट किया है, तो इन सब पे डिसीजन लेने का अधिकार सीआईटी अपील के पास होगा। फ्रेंड्स, कितनी एक अजीब बात है कि एसएससी को कोर्ट्स में जाकर के इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि साहब मेरी बात सुनने का तो मुझे मौका दे दो। जस्टिस की तो बात अभी बात की बात है कि जस्टिस कहाँ होगा क्या नहीं होगा। एक साल जब से पुरानी स्कीम आई है, जब से लेकर के अभी तक, तो एसएससी कोर्ट्स में खाली इसी चीज़ के लिए लड़ रहा है कि एटलीस्ट मुझको सुन तो लो। और सुनने के लिए ही गवर्नमेंट को अपनी पुरानी स्कीम को निरस्त करते हुए नई स्कीम को लाना पड़ रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किस तरीके की स्कीम बनाई जाती है और उनको फिर बाद में रिप्लेस किया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो नई स्कीम लाए हैं इसके अंदर थोड़ा सा पुराने वाली स्कीम को इन्होंने रैशनलाइज किया है, क्योंकि पहले जो है वो काफ़ी सारी लेयर्स के थ्रू जाना था। अब जो कोई भी एसएससी अपनी बात कहेगा, सपोज करो एसएससी ने अपनी अपील दायर करी तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम जो है आपकी अपील को एलोकेट करेगा एक सीआईटी अपील के पास, और वो जो सीआईटी अपील आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करेगा वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू करेगा। कहने का तात्पर्य है कि एसएससी को ये नहीं पता होगा कि मेरा सीआईटी अपील कौन है, और सीआईटी अपील को ये नहीं पता होगा कि वो किस एसएससी का एडजुडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब आप पर्सनल हियरिंग का मौका ले सकते हैं। पर्सनल हियरिंग का मतलब आपको वर्चुअल हियरिंग दी जाएगी। इसके अंदर आप डिपार्टमेंट जाकर के आमने सामने नहीं कर सकते, लेकिन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पर्सनल हियरिंग आपको अलाउ कर दी गई है। और ये अधिकार जो है वो सीआईटी अपील को ही दे दिया गया है कि यदि एसएससी आपसे पर्सनल हियरिंग मांगता है तो आप उसको पर्सनल हियरिंग दें। जो स्कीम को पढ़ करके लगता है यदि एसएससी अपनी बात एक बार में नहीं समझा पाएगा तो एसएससी जो है वो सेकंड या थर्ड टाइम भी पर्सनल हियरिंग को, वर्चुअल हियरिंग को के थ्रू जो है वो उसको मांग सकता है। फ्रेंड्स, यदि हम पुरानी स्कीम को देखें और इस स्कीम को देखें तो बेसिकली जो मेन फर्क है वो यही है कि पहले कोई भी चीज़ जो है, यदि एसएससी अपनी पर्सनल हियरिंग मांग रहा है तो वो पहले चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने डिसाइड करना था, अब सीआईटी अपील डिसाइड करेगा। पहले आपने एडिशनल एविडेंस या एडिशनल ग्राउंड्स जो भी आपने सबमिट किए हैं वो पहले अलग अलग अपील सेंटर पे जा सकते थे और उन लोगों को डिसाइड करना था। लेकिन अब जो है वो एक ही सीआईटी अपील जो है उसको डिसाइड करेगा। ये इस स्कीम के अंदर थोड़ा सा इन्होंने इसको रैशनलाइज कर दिया है। लेकिन जो एसएससी और सीआईटी अपील के बीच में कम्युनिकेशन होना है वो नेशनल अपील सेंटर के थ्रू होना है। वो एक कॉमन फैक्टर है। पहले हम उसको लिखेंगे, वो उसको लिखेगा। एक प्रोसीजर जो है वो लंबा है। इसके पीछे क्या सोच है, क्योंकि यदि मैंने अपने केस में पर्सनल हियरिंग मांग ली और मैंने सीआईटी अपील साहब को मेरी हियरिंग हो रही है तो मैं उनको जान तो गया ही और वो भी एसएससी को जान गए। तो ये स्कीम का एक बहुत ज़्यादा कोई यदि हम ये कहें कि जो इसका पर्पस था कि गवर्नमेंट जो है वो करप्शन को खत्म करना चाहती है, वो शायद नहीं है। यदि करप्शन को एक्चुअल में आपको खत्म करना है तो जिस तरीके से आईटीएटी की या बाकी कोर्ट्स की हियरिंग ओपन कोर्ट में होती है, आप सीआईटी अपील को भी ओपन कोर्ट कर दो। तो सीआईटी अपील यदि ओपन कोर्ट हो जाएगा तो एक फेयर डिसीजंस होंगे। एक बंद कमरे के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है या जो भी हियरिंग होती है वो जब ओपन कोर्ट में होगी तो सब लोग बैठ के उसकी हियरिंग को सुनेंगे और एसएससी को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपनी बात जो है वो खुल के कह पा रहा हूँ। और भी प्रोफेशनल्स वहाँ बैठे होते हैं, हियरिंग को सुन रहे होते हैं, दूसरा एसएससी भी सुन रहा होता है। तो जो नीयत है सरकार की वो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से स्कीम ड्राफ्ट होती हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जिसका जो है बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से इस स्कीम के अंदर जब यदि हम पूरी स्कीम को पढ़ते हैं तो स्कीम ये कहती है कि जब सीआईटी अपील ने एसएससी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू होगा। लेकिन यदि सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट लेनी है, यदि उस एडिशनल एविडेंस एडमिट करने से पहले एओ से कोई भी उसके इनपुट लेने हैं, तो जो एओ जो है वो सीआईटी अपील को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है
और नेशनल, यदि हम पुरानी स्कीम और नई स्कीम को देखते हैं तो दोनों स्कीम के अंदर जो बेसिकली फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि जो पुरानी स्कीम थी उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होना था एसएससी और सीआईटी अपील के बीच में, उसमें काफ़ी सारे अपील यूनिट्स थे, और अब जो है वो एसएससी को एक ही सीआईटी अपील से अपना कम्युनिकेशन करना है। जो नई स्कीम है उसके अंदर एक बात थोड़ी सी जो टिकलिश है वो ये है कि जब सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर से रिमांड रिपोर्ट मांगता है या एडिशनल एविडेंस को सबमिट करने के लिए रिपोर्ट मांगता है या एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट करने के लिए रिपोर्ट मांगता है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो सीआईटी अपील को डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है और नेशनल फेसलेस स्कीम के थ्रू भी कर सकता है। तो ये एक स्कीम के अंदर थोड़ा सा कैच है कि यदि एसएससी को कम्युनिकेट करना है तो वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू करेगा, और यदि एओ ने सीआईटी अपील से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू भी कर सकता है। फ्रेंड्स, बहरहाल मोटे तौर पे जो फेसलेस अपील स्कीम 2021 है उसने एसएससी की जो मेन ग्रीवियंस है कि जो उसको एक हियरिंग का मौका चाहिए था वो इन्होंने दे दिया है वर्चुअल हियरिंग के थ्रू। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी रियायत की बात है कि एसएससी अपनी बात जो है वो एटलीस्ट वर्चुअल हियरिंग के थ्रू जो है वो सीआईटी अपील को समझा पाएगा। फ्रेंड्स, इस स्कीम के अंदर एक और बात यह है कि पहले भी ये स्कीम में था कि जो नोटिस देने का जो माध्यम है, जो एसएससी का ईमेल आईडी है, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो डिपार्टमेंट है वो एसएससी को कौन कौन से ईमेल एड्रेस पर कम्युनिकेट कर सकता है। तो मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी ये बात कही थी कि एक एसएससी के लिए अपना अपडेटेड ईमेल आईडी होना और अपडेटेड फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि नोटिस लैप्स कर जाते हैं तो अब हमारी कोर्ट से बहुत ज़्यादा एसएससी को इस बात पर रियायत नहीं मिलेगी कि मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ। तो ईमेल एड्रेस जो बताए गए हैं स्कीम के अंदर वो ये बताए गए हैं कि जो सबसे पहला ईमेल एड्रेस जो एसएससी के पोर्टल पर होता है वो माना जाएगा। दूसरा, जो एसएससी ने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट रिटर्न में दिया होता है वो माना जाएगा। जो एसएससी ने अपने पैन नंबर में ईमेल आईडी दिया होता है वो माना जाएगा। जो एसएससी ने अपना ईमेल आईडी आधार में दिया होता है वो माना जाएगा। एक कंपनी के केस में जो एमसीए पर एसएससी का ईमेल आईडी रजिस्टर होता है वो माना जाएगा, या इसके अलावा ड्यूरिंग एनी कम्युनिकेशन विद द डिपार्टमेंट यदि एसएससी ने कोई ईमेल एड्रेस डिपार्टमेंट को दिया है तो वो उस ईमेल आईडी पे भी डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर सकता है, सीआईटी अपील कम्युनिकेट कर सकता है। और जहाँ तक रजिस्टर्ड मोबाइल जो ईमेल आईडी है उसका सही होना और उसका चालू होना जो है एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्ली नहीं ले पाएगा कि मुझे ऑर्डर जो है या कोई नोटिस जो है वो सर्व नहीं हुआ। फ्रेंड्स, as a professional I welcome this scheme because the main grievance of the SSC has been taken care of by this scheme. But according to me, if you want to make really the CIT appeal successful as an adjudicating authority, then the first step which I suggest for the government is to make the CIT appeal open court. The second is that it should be made in a way that the SSC can opt for the scheme, whether it want to go for the online or for the offline mode. Both the options should be given to the SSC. And the third suggestion is that there should not be any pressures from the CBDT. Like we have seen in the recent past, one circular was there जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि सीआईटी अपील असेसमेंट ऑर्डर को पुख्ता करेंगे तो उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज ये जाना चाहिए कि जो सीआईटी अपील है वो एक अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं स्कीम का नाम आपको बता रहा हूँ। स्कीम का नाम है फेसलेस अपील स्कीम 2021, और इस स्कीम ने जो पुरानी फेसलेस स्कीम थी अपील की उसको जो है रिप्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस डेलिब्रेशन आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.